एक ऐसा धोखा जिसने जिंदगी तबाह कर दी और एक ऐसा बदला जिसके आगे मौत भी कांप उठे। क्या होगा जब गेम का सबसे शातिर खिलाड़ी खुद मोहरा बन जाएगा? आइए पर्दा उठाते हैं साल 2026 की सबसे खतरनाक थ्रिलर फिल्म इक्का से। इस फिल्म के सीन की शुरुआत एक स्विमिंग कंपटीशन से होती है, जहां समीरा नाम की लड़की को स्टार्टिंग ब्लॉक पर जाने के लिए कहा जाता है। इसके बाद शहर के जाने माने और अनडिप्टेड लॉयर अर्जुन मेहरा अपनी एक स्पीच में कानून और जस्टिस के फर्क को समझाते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अर्जुन का पढ़ाने का अंदाज बिल्कुल अलग और हटके है, जो किसी लॉ स्कूल में नहीं सिखाया जाता। स्पीच के बाद अर्जुन की बेटी अवंतिका को पानी के अंदर नोज ब्लीड की प्रॉब्लम हो जाती है और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर गैलवंकर चेकअप के बाद कुछ टेस्ट करवाने का डिसाइड करते हैं और अर्जुन तथा अवंतिका का ब्लड वर्क लेते हैं। यह डिटेल अच्छी है क्योंकि इससे कहानी में एक इमोशनल और मिस्टीरियस मोड़ आता है। हॉस्पिटल से लौटने के बाद अर्जुन को एक अर्जेंट कॉल आता है, जहां उसे हर्षवर्धन गौर के बेटे शौर्यमान गौर के एक हाई प्रोफाइल केस के बारे में पता चलता है। शौर्यमान पर सोमा मित्तल नाम की महिला पर जानलेवा हमला करने और सेक्सुअल असॉल्ट का इल्जाम होता है, जो अभी मेडिकल कोमा में है। इस केस के प्रोसिक्यूटर गोपाल कृष्णन इसे ओपन एंड शट केस बताते हैं, जबकि मीडिया में इस पर काफी बवाल मचा होता है। हर्षवर्धन गौर अर्जुन से मिलते हैं और इलेक्शन और फैमिली के प्रेशर का हवाला देकर उन्हें ही यह केस लड़ने के लिए मनाते हैं। यहाँ कहानी का एक और सीन आता है जहाँ हमें पता चलता है कि शौर्यमान कभी अर्जुन के अंडर लॉयर था और अर्जुन ने ही उसे डिसबार करवाया था। अर्जुन हर्षवर्धन के सामने साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि वे शौर्यमान का केस नहीं लेंगे क्योंकि वह उसे अच्छी तरह जानते हैं और वे किसी क्रिमिनल को बचाने के लिए अपनी रेपुटेशन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। शुरुआत में हम देखते हैं कि शौर्यमान गौर और सोमा मित्तल के हाई प्रोफाइल केस में एक बड़ा टर्न आता है। हेड प्रोसिक्यूटर गोपाल कृष्णन को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे वे केस से बाहर हो जाते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मीडिया प्रेशर की वजह से हाई कोर्ट ने इस केस को फास्ट ट्रैक कर दिया है और सुनवाई सिर्फ 4 दिन बाद तय की गई है। इसके बाद एक जूनियर वकील मधुरा बनर्जी को इस केस में नया प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाता है। मधुरा अपने कॉफी और ब्रेकफास्ट के सीन के बीच अपने असिस्टेंट गोखले से बात करती है और जानती है कि जज कामरा है, जो कि काफी सख्त है। दूसरी तरफ एक इमोशनल और शॉकिंग मेडिकल सीन आता है, जहां डॉक्टर बताते हैं कि छोटी बच्ची समैरा को एडवांस स्टेज का ल्यूकेमिया यानी कैंसर है। डॉक्टर कहते हैं कि समैरा को बचाने के लिए स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है और इसके लिए बायोलॉजिकल पेरेंट्स का डीएनए मैच होना चाहिए। हैरानी की बात यह होती है कि समैरा के माता पिता यानी अर्जुन और उसकी एक्स पार्टनर दोनों में से किसी का भी डीएनए मैच नहीं होता। यह डिटेल अच्छी है क्योंकि यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है। अर्जुन और उसकी एक्स पार्टनर के बीच पुरानी कड़वाहट सामने आती है। अर्जुन ताना मारता है कि पहले तो उसने बच्चे को रखने से मना किया था, लेकिन मजबूरी में अर्जुन को झुकना पड़ता है क्योंकि शौर्यमान गौर का डीएनए समैरा से मैच हो जाता है, जो कि उसका बायोलॉजिकल फादर है। यहाँ एक बड़ा डील होता है जिसमें शौर्यमान कहता है कि अर्जुन उसका केस लड़े और उसे बचाए, जिसके बदले में वह अपना बोन मैरो देगा। लाइफ इन एक्सचेंज फॉर लाइफ का यह सौदा तय होता है। इसके बाद मीडिया में यह खबर फैल जाती है कि जाने माने डिफेंस लॉयर अर्जुन मेहरा ने रातों रात शौर्यमान गौर का केस एक्सेप्ट कर लिया है। सबूतों और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर शौर्यमान गौर को उसके पैलेस जैसे घर से अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि वह इस अटेम्प्ट टू मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट है। अब अर्जुन और मधुरा दोनों अपनी अपनी साइड से तैयारी शुरू करते हैं। मधुरा अपनी टीम के साथ केस के फैक्ट्स डिस्कस करती है, जहां विक्टिम सोमा मित्तल के बारे में पता चलता है कि घटना की रात 30 अप्रैल को शौर्यमान और सोमा जायरे क्लब में थे, जहां उन्होंने ड्रिंक की थी और रात करीब 11:15 वे क्लब से निकले थे। इसके बाद मधुरा सोमा की दो फ्रेंड्स ग्रीष्मा और हावोवी से मिलती है और पूछताछ करती है कि क्या सोमा शौर्यमान के साथ कंफर्टेबल थी। मधुरा स्ट्रिक्टली कहती है कि वे विमेन का कैरेक्टर असासिनेशन नहीं करेंगी। इसके बाद मधुरा उष्टी वेंडर विजय कामते से मिलती है, जो रात को कार के पास था और उसने सोमा को कार से गिरते हुए देखा था। उधर मधुरा मुंबई सेंट्रल प्रिजन जाकर शौर्यमान से मिलती है और उस रात की हर छोटी डिटेल मांगती है। शौर्यमान बताता है कि वह क्लब से निकला था, लेकिन रूट के ट्रैफिक को देखते हुए उसके घर पहुंचने का टाइम और सीसीटीवी की टाइमिंग मैच नहीं हो रही होती, जिससे एक नया सवाल खड़ा हो जाता है। कहानी की शुरुआत गौरी गौड़ के बयान से होती है, जो कहती है कि उसका पति शौर्यमान उस रात 1 बजे घर पर था और वह कुछ गलत नहीं कर सकता। लेकिन कोर्ट में पत्नी की गवाही नहीं मानी जा सकती, इसलिए एक और अलीबी की जरूरत है। सोमा को सबसे पहले वर्ली में मंदिर जा रहे कुछ भक्तों ने रात करीब 1 बजे देखा और वे उसे अस्पताल ले गए।
यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सोमा को मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा में रखा गया है और उसके गले पर सीधा हमला हुआ है जिससे उसकी जुगुलर वेन फट गई है। पुलिस को मौके पर असॉल्ट वेपन नहीं मिलता, लेकिन चोट को देखकर लगता है कि यह ऑडी Q7 की इग्निशन कार की चाबी से किया गया हो सकता है। यह डिटेल अच्छी है क्योंकि पुलिस जब शौर्य की कार की जांच करती है तो पता चलता है कि घटना के बाद उसकी कार की प्रोफेशनली और केमिकली क्लीनिंग कराई गई थी, जो कोई शेड्यूल क्लीनिंग नहीं थी। वहीं सोमा का रेप नहीं हुआ था क्योंकि उसने रेजिस्ट किया था और उसके नाखूनों के नीचे से जो स्किन और ब्लड के ट्रेसेज मिले उनका डीएनए टेस्ट रिजल्ट शौर्य से मैच होता है। इस तरह पुलिस के पास मोटिव, ऑर्चुनिटी और पॉजिटिव डीएनए मैच सब कुछ है। फिर भी अर्जुन मेहरा इस केस को लेते हैं और शौर्यमान का बचाव करते हैं। अगली सुबह कोर्ट रूम के बाहर भारी प्रदर्शन होता है जहां लोग महिलाओं के सशक्तिकरण के अपमान के खिलाफ नारे लगाते हैं। कोर्ट में पहुंचने पर वकील मधुरा लेट हो जाती है और जज को बताती है कि उसने विटनेस लिस्ट में बदलाव किया है और डिफेंस का पहला गवाह शौर्यमान गौड़ है। शौर्य कोर्ट में आकर अपनी कहानी बयान करता है। वह कहता है कि परिवार में बहुत इश्यू चल रहे थे, इसलिए उसे एक ब्रेक चाहिए था। क्लब के बाद सोमा और उसने डिनर का प्लान बनाया और दोनों साथ निकले। कार में उसने सोमा का हाथ पकड़ा और उसे किस करने की कोशिश की जिसे सोमा ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने विरोध नहीं किया, बल्कि सीधा हमला कर दिया और अचानक दरवाजा खोलकर भागने लगी। शौर्य कहता है कि वह डर गया था और इसलिए उसका पीछा करने के बजाय सीधे घर चला गया। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक दोनों रात 11:45 पर क्लब से निकले थे, जिसका मतलब वे 12 बजे तक वर्ली पहुंच गए होंगे। शौर्य बताता है कि वह रात को करीब 1 बजे घर जुहू पहुंच गया था, लेकिन जब जज पूछते हैं कि क्या कोई साबित कर सकता है कि वह 1 बजे घर पर था, तो वह अपनी पत्नी का नाम लेता है। कोर्ट में हंगामा होता है और वकील मधुरा कोर्ट से गुस्से में बाहर निकल जाती है। शौर्य सफाई देता है कि वह गुस्सा नहीं बल्कि उसका दर्द था जो उसकी बेगुनाही पर भरोसा करती है। जब कार की केमिकल क्लीनिंग पर सवाल उठता है तो शौर्य कहता है कि वह महीने में 1-2 बार कार साफ करवाता है। मधुरा उससे कोई और सवाल नहीं पूछती और शौर्य गवाही के बाद बाहर चला जाता है। इसके बाद अर्जुन मेहरा कोर्ट में बहस करते हैं कि दोनों क्लब से साथ निकले थे। कार में आपसी बहस हुई, सोमा कार से उतरकर चली गई और उनका क्लाइंट घर चला गया। मेहरा मधुरा पर तंज कसते हैं कि उसके पास कोई एविडेंस नहीं है और वह सिर्फ आर्ग्यूमेंट पर केस लड़ रही है। जज दोनों वकीलों को चेतावनी देते हैं और कोर्ट की अगली सुनवाई 11 मई के लिए तय कर दी जाती है। कोर्ट के बाहर मीडिया मेहरा से सवाल करती है कि उन्होंने पहले ही दिन शौर्य को विटनेस बॉक्स में बुलाने का रिस्क क्यों लिया, जिस पर मेहरा जवाब देते हैं कि उनका क्लाइंट इनोसेंट है। कहानी की शुरुआत में स्कूल और हर जगह लोग समेरा यानी सैम के पिता पर गुस्सा निकालते हैं क्योंकि वह एक रैपिस्ट को डिफेंड कर रहे हैं। सैम अपने पिता के खिलाफ बातें सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और स्कूल के बच्चों से झगड़ा कर बैठती है। घर लौटने पर वह माँ को बताती है कि लोगों ने उसके पिता की फोटो पर स्याही फेंकी है। माँ उसे समझाती है और इग्नोर करने को कहती है। तभी अचानक सैम की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और उसे खून की उल्टियाँ होने लगती हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सीन में पिता अर्जुन और माँ दोनों ही अपनी बेटी की जान बचाने के लिए पूरी तरह बेबस नजर आते हैं। अर्जुन डॉक्टर से बात करता है और समझता है कि उसके पास केवल 2 हफ्ते बचे हैं, इसलिए उसे हर हाल में यह केस जीतना ही होगा ताकि वह अपनी बेटी को बचा सके। अगली सुबह कोर्ट रूम का सीन स्टार्ट होता है जहां केस की सुनवाई चल रही होती है। जज के सामने गवाह विजय कामते को बुलाया जाता है। विजय कोर्ट को बताता है कि उसने सोमवार की रात देखा था कि एक कार का दरवाजा खुला और उससे सोमा नीचे गिर गई, जिसे किसी ने धक्का दिया था। विजय यह भी पहचान लेता है कि कोर्ट में बैठा शौर्यमान गौर ही उस रात कार चला रहा था। इसके बाद अर्जुन मेहरा अपनी क्रॉस क्वेश्चन शुरू करता है। अर्जुन गवाह को भ्रमित करने के लिए कई अलग अलग कारों के नाम लेता है और साबित करता है कि मुंबई में वैसी हजारों काली गाड़ियां हैं। अर्जुन यह भी उजागर करता है कि पुलिस ने गवाह को कोर्ट में पेश करने से पहले केवल एक ही फोटो दिखाई थी, जिसका मतलब है कि पहचान संदिग्ध है। गवाह यह भी मानता है कि डर की वजह से उसने सोमा की मदद नहीं की थी। जज साहब पुलिस की कार्यशैली और गवाह के मुकरने पर कड़ी नाराजगी जताते हैं। कोर्ट की कार्यवाही स्थगित होने के बाद अपोजिट लॉयर को यह समझ आ जाता है कि अर्जुन मेहरा को लोग ऐसे ही इक्का नहीं कहते। वह अपना बड़ा दांव आखिरी समय के लिए बचा कर रखता है। कोर्ट के बाहर सोमा की मां अर्जुन से मिलती है और रोते हुए बताती है कि उसकी बेटी सीए की पढ़ाई में ऑल इंडिया 3rd रैंक लाई थी और बहुत मासूम थी। वह अर्जुन से सवाल करती है कि वह एक रेपिस्ट का साथ क्यों दे रहा है। अर्जुन दिल पर पत्थर रखकर अपना काम जारी रखता है। इसके बाद कोर्ट में सोमा के बॉयफ्रेंड अभिमन्यु को गवाही के लिए बुलाया जाता है। यहाँ यह डिटेल अच्छी है क्योंकि इससे कहानी में एक नया एंगल आ जाता है। अर्जुन अभिमन्यु से पूछता है कि क्या उसके और सोमा के संबंध अच्छे थे।
इसके सबूत के तौर पर अर्जुन एक चैट या ऑडियो क्लिप कोर्ट में चलाता है जिसमें अभिमन्यु सोमा को गालियां दे रहा है और उसे धमकी दे रहा है। अभिमन्यु घबरा जाता है और कबूल करता है कि वह सोमा की हर लोकेशन ट्रैक करता था और बहुत पजेसिव था। अर्जुन इस बात का फायदा उठाकर कोर्ट के सामने यह थ्योरी रखता है कि शायद सोमा इसी डर और अभिमन्यु से बचने के लिए शौर्य की कार में बैठी होगी। अभिमन्यु घबराकर सफाई देता है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन अर्जुन अपनी दलीलों से केस को पूरी तरह अपने मुकुल में ले आता है। सीजन के इस हिस्से की शुरुआत अदालत के एक तनावपूर्ण सीन से होती है जहां वकील अर्जुन यानी मेहरा एक महिला गवाह को डराता है। जज इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कोर्ट की कार्यवाही को स्थगित कर देते हैं। कोर्ट के बाहर अर्जुन खुद से नफरत करता है क्योंकि उसने अपनी बेटी समेरा की जान बचाने के लिए एक मजबूर मां की इज्जत दांव पर लगा दी है। उसकी पत्नी अवंतिका उसे समझाती है कि वे सब अपनी बेटी के लिए ही यह सब कर रहे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक तरफ अपनी बेटी को बचाना है और दूसरी तरफ किसी और की बेटी को गलत फंसाना है, जिससे उनका अंतःकरण झकझोर उठता है। अगली सुबह गोखले नाम की महिला फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट लेकर आती है, जिसके बाद कोर्ट में एक नया ट्विस्ट आता है। महिला वकील शौर्या की कार की चाबी का हवाला देती है और सीनियर फॉरेंसिक एनालिस्ट डॉ आशुतोष घोष को गवाही के लिए बुलाया जाता है। डॉ घोष बताते हैं कि कार की चाबी के छेद यानी की होल से विक्टिम सोमा मित्तल का खून मिला है, क्योंकि केमिकल क्लीनिंग के बावजूद चाबी पर लगे खून की वजह से की होल तक खून पहुंच गया था। इस नए एविडेंस से डिफेंस के पांव उखड़ जाते हैं और अर्जुन जज से थोड़ा टाइम मांगता है। अर्जुन कोर्ट में वाशी के श्रीनाथ पेट्रोल पंप का सीटीवी फुटेज पेश करता है, जिसमें साबित होता है कि घटना की रात अभिमन्यु वहां मौजूद था और उसने पेट्रोल भरवाने के साथ सिगरेट खरीदी थी। इस बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन के बावजूद अपोजिट पार्टी सोमा के कैरेक्टर पर सवाल उठाती है और कहती है कि उसके दूसरे पुरुष दोस्तों से भी रिश्ते हो सकते हैं। इस पर अर्जुन साफ करता है कि वह विक्टिम के कैरेक्टर को कमतर नहीं आंक रहा, बल्कि यह सिर्फ एक रीजनेबल डाउट पैदा करने की कोशिश है और कोर्ट की कार्यवाही फिर टल जाती है। इसके बाद कहानी मुंबई सेंट्रल जेल में पहुंचती है, जहां अर्जुन यानी इक्का अपने क्लाइंट अभिमन्यु से मिलता है और पूछता है कि सोमा का खून उसकी कार के कीहोल तक कैसे पहुंचा। अभिमन्यु इक्का को बताता है कि सोमा ने अचानक उस पर हमला किया था और आत्मरक्षा के दौरान कार की चाबी से उसे खरोंच लग गई होगी। अभिमन्यु गुस्से में इक्का को उसके पुराने दिन याद दिलाता है और कहता है कि उसे लॉयर के तौर पर डिबार करवा दिया और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड से शादी कर ली, फिर भी दुनिया उसे रावण और इक्का को राम समझती है। अभिमन्यु इक्का को ताना मारता है कि उसकी अपनी बेटी समेरा की जिंदगी खतरे में है और वह डॉक्टर से मिले 2 हफ्तों के समय का रोना रो रहा है। अभिमन्यु अपनी चाल चलते हुए इक्का को अपना बिल तैयार करने और अपना हिसाब चुकता करने को कहता है और चौतर को आदेश देता है कि अमृतपाल को फोन करके कह दिया जाए कि वे अपना पूरा लीगल टीम बदल रहे हैं। इक्का अपनी गलती महसूस करता है और किसी तरह रास्ता निकालने की बात कहता है, लेकिन तभी फोन पर उसकी बेटी की आखिरी काउंटडाउन टिक टिक शुरू हो जाती है और अंत में डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच एक बुरी खबर आती है कि सोमा मित्तल की मौत हो चुकी है, जिसके बाद यह केस अब हत्या के मामले में बदल जाता है। इसके बाद सीन बदलता है और अवंतिका सोमा से मिलने जेल पहुंचती है। यह डिटेल बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ दोनों के बीच का पुराना इतिहास सामने आता है। अवंतिका सोमा से कहती है कि वह उससे और उनके पास्ट के बारे में सोचती है, क्योंकि यह प्यार कभी खत्म नहीं होता। सोमा तंज कसती है कि अवंतिका हमेशा खुद से प्यार करती रही है और जो लोग बदलना चाहते हैं वे सच नहीं बोल पाते। सोमा मित्तल की मौत के बाद पब्लिक और मीडिया में भारी गुस्सा देखा जाता है और सब यह सवाल पूछते हैं कि बेकसूरों के लिए लड़ने वाले अर्जुन मेहरा इस केस में सोमा के साथ क्यों खड़े नहीं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में अब हर्षवर्धन गौर की मुश्किलें काफी बढ़ चुकी हैं और शौर्य इस मर्डर केस का मुख्य आरोपी बन गया है। प्रोसिक्यूशन पर केस सॉल्व करने का बहुत प्रेशर है। दूसरी तरफ हर्षवर्धन गुस्से में अर्जुन मेहरा को लूजर और डिसग्रेस कहते हैं, क्योंकि अर्जुन 15 साल पहले बार काउंसिल से डिबार किए जा चुके थे। इलेक्शन पास होने की वजह से हर्षवर्धन किसी भी कीमत पर यह केस जीतना चाहते हैं और अर्जुन को साफ हिदायत देते हैं कि चाहे जो हो उन्हें क्लीन चिट के साथ यह केस जीतना ही होगा। अर्जुन अपनी बेटी की खातिर इस केस को जीतने का प्लान बनाते हैं ताकि वे अपनी बेटी को बचा सकें। कोर्ट के सीन में डिफेंस सीनियर फॉरेंसिक साइंटिस्ट डॉ कैरोल हकीम को बुलाता है। डॉ हकीम कोर्ट को बताती हैं कि इस केस में जो ब्लड सैंपल्स लिए गए थे और जो रिपोर्ट्स जनरेट हुई थी वे पूरी तरह से सटीक नहीं है। यह डिटेल अच्छी है क्योंकि डॉ हकीम समझाती हैं कि बहुत कम मात्रा में मिले और केमिकली कंटेमिनेटेड ब्लड पर जो पीसीआर टेस्ट किया गया वह 100% सटीक नहीं होता और उससे गलत पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं। डॉक हकीम साफ कहती हैं कि इस कमजोर और दूषित सबूत के आधार पर किसी भी आम आदमी या क्रिमिनल को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता।
कोर्ट के बाहर सोमा के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है और मधुरा बनर्जी अपनी टीम को निर्देश देती हैं कि शहर का कोना कोना छान मारो और कोई नया सबूत ढूंढ कर लाओ। इसके बाद अचानक सुनवाई के दौरान मधुरा कोर्ट में एक सरप्राइज विटनेस पेश करने की परमिशन मांगती है। अर्जुन इसका विरोध करते हैं, लेकिन जज परमिशन दे देते हैं। प्रोसिक्यूशन सुधाकर पिल्ली नाम के चश्मदीद गवाह को कटघरे में बुलाता है। सुधाकर कोर्ट को बताता है कि 1 मई की रात करीब 1:10 पर उसने अपनी बालकनी से वर्ली में एक लग्जरी कार को रुकते देखा था, जिसका ड्राइवर बेहद स्ट्रेस में था और फोन पर किसी से बात कर रहा था। सुधाकर कोर्ट रूम में सीधे तौर पर आरोपी शौर्यमान गौर की तरफ इशारा करके पहचान लेता है कि वही वह आदमी था। यह देखकर अर्जुन और डिफेंस टीम पूरी तरह चौंक जाती है और जिरह के दौरान सुधाकर अपने मोबाइल टेक्स्ट के टाइम स्टैम्प से साबित कर देता है कि उसका समय बिल्कुल सही था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुधामणि पिल्लई का ड्राइवर गवाही देता है कि उसने उस रात शौर्यमान गौर को देखा था, लेकिन डिफेंस वकील का कहना है कि शौर्य का फोन तो नाइट क्लब में छूट गया था और वह वर्ली में था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जज साहब इस कंफ्यूजन के बाद केस की अगली सुनवाई अगले दिन तक के लिए स्थगित कर देते हैं। जेल में शौर्य को नॉन वेज खाना नहीं मिलता क्योंकि गौरी ने केवल वेज खाना भेजा होता है। शौर्य गुस्से में अर्जुन मेहरा से मजाक में कहता है कि हाँ उसने ही कत्ल किया है, लेकिन बाद में अपनी असलियत पर उतर आता है और कहता है कि वह कोई क्रिमिनल नहीं है। मीडिया में शौर्य के खिलाफ बढ़ते सबूतों से हर्षवर्धन गौर की पॉलिटिकल लाइफ खतरे में आ जाती है और लोग उनसे सवाल पूछते हैं। यह डिटेल अच्छी है क्योंकि इससे हर्षवर्धन पर दबाव साफ दिखता है। अर्जुन मेहरा शौर्य की पत्नी गौरी से मिलते हैं और एक आलिबी मांगते हैं। गौरी बताती है कि उस रात शौर्य ने उसे मारा था। उसने पुलिस को भी फोन किया था, लेकिन फिर मना कर दिया था और अब वह सोमा के साथ है। उधर पीयूष को गौर कंस्ट्रक्शन में 12 लाख की जॉब मिल जाती है, जिसे माधुरा खरीदने की चाल बताती है। पीयूष और माधुरा के बीच इस जॉब और केस को लेकर झगड़ा होता है और पीयूष माधुरा को अपना करियर या परिवार में से किसी एक को डिसाइड करने को कहता है। माधुरा रेस्टोरेंट में अर्जुन मेहरा से मिलती है और बताती है कि हर्षवर्धन ने उसके पति को जॉब दी है। कोर्ट के सीन में जज साहब आखिरी गवाही के लिए माधुरा को डांटते हैं, लेकिन अर्जुन मेहरा के सपोर्ट और रिक्वेस्ट पर मान जाते हैं। माधुरा कोर्ट में प्राइम विटनेस के तौर पर शौर्य की पत्नी गौरी गौर को बुलाती है। अदालत में सुनवाई के दौरान शौर्यमान गौर की पत्नी गौरी अपना बयान बदलती है। वह जज को बताती है कि घटना वाली रात शौर्य रात 1 बजे नहीं बल्कि सुबह 4 बजे घर आया था और उसने डर के कारण पहले झूठ बोला था क्योंकि शौर्य का परिवार बहुत पावरफुल है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि गौरी का डर और उसकी घुटन इस सीन में साफ झलकती है। इसके बाद डिफेंस वकील मिस्टर मेहरा कोर्ट में मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम के इंस्पेक्टर मनीष शर्मा को गवाह के तौर पर बुलाते हैं। इंस्पेक्टर साहब एक ऑडियो रिकॉर्डिंग प्ले करते हैं जिसमें गौरी 100 नंबर पर मदद मांगती सुनाई देती है और शौर्य उसे रोकता है। फिर एक और कॉल की रिकॉर्डिंग बजती है जिसमें गौरी कहती है कि सब ठीक है और किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। गौरी खुद मानती है कि उसने घरेलू प्रताड़ना से तंग आकर पति के खिलाफ झूठा केस किया था। मिस्टर मेहरा अपनी क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स में कहते हैं कि इन रिकॉर्डिंग से साबित होता है कि उनका क्लाइंट उस रात घर पर था, न कि वर्ली में, और असली कातिल कोई और है। जज साहब गौरी को घरेलू हिंसा का केस करने की सलाह देते हैं, लेकिन मर्डर केस में सबूतों के अभाव के कारण शौर्यमान गौर पर लगे सभी आरोप खारिज कर देते हैं और उसे बरी कर दिया जाता है। कोर्ट रूम के बाहर आकर शौर्य गौरी से माफी मांगता है और उससे विनती करता है कि वह उसे न छोड़े। यह डिटेल अच्छी है क्योंकि यहाँ शौर्य की बेबसी और उसका पाखंड दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। इसके बाद अर्जुन मेहरा की मुलाकात अपने गुरु से होती है। अर्जुन को समझ आ जाता है कि यह पूरा ड्रामा और गौरी तक पहुंचने का रास्ता पहले से प्लान किया गया था। अर्जुन अपने गुरु से कहता है कि शौर्य भले ही केस जीत गया हो, लेकिन उसकी नजरों में वह हार चुके हैं। सीन शिफ्ट होता है और शौर्य जेल से छूटकर अपने घर पहुंचता है, जहां उसका परिवार उसका स्वागत करता है। शौर्य अपनी बेटी को गले लगाता है और कहता है कि डैड कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद अर्जुन मेहरा का असली गेम स्टार्ट होता है। अर्जुन इक्का से मिलता है और उसे बताता है कि वह जानता है कि उसने सोमा मित्तल का मर्डर कैसे किया था। अर्जुन पूरी घटना बताता है कि कैसे गुस्से में आकर इक्का ने कार की चाबी से सोमा पर वार किया था और फिर घबराकर उसे कार से बाहर फेंक दिया था। अपना अलीबी बनाने के लिए इक्का ने पिलाई के घर के पास गाड़ी रोकी थी, जहां पिलाई ने उसे देख लिया था। इतना ही नहीं, इक्का जानता था कि उसकी पत्नी उसे उस 100 नंबर की रिकॉर्डिंग तक ले जाएगी। इक्का अपनी चालाकी पर गर्व महसूस करता है और अर्जुन से पूछता है कि उसे कैसे शक हुआ। अर्जुन बताता है कि यह गलती तब पकड़ी गई जब नॉन वेज खाने के मामले में एक आदमी ने गौरी का नाम गलत यानी गौरी बोल दिया था, जिससे सारा सच सामने आ गया। तो दोस्तों, इस सीन की शुरुआत में हम देखते हैं कि गौरी फोन पर किसी से बात कर रही है और घबरा कर कहती है कि चतुर उसके घर पर है और उसे मार पीट रहा है।
फोन पर वो मदद मांगती है और चिल्लाती है कि शौर्य छोड़ो इसे, जाने दो इक्का। और यही थी इक्का 2020 की पूरी कहानी। अगर यह ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।